गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एनकेएस एकेडमी। गाइज, अभी तक हम लोगों ने कैपेसिटर में लगभग चीज़ें कंप्लीट कर ली है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो सेशन में आपको बताया भी था कि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डायलेक्ट्रिक्स, और डायलेक्ट्रिक पर हम लोग पूरी फुल डिटेल चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वांडी ग्राफ जनरेटर, और वो हम लोग का लास्ट टॉपिक होगा कैपेसिटर का। गाइज, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डायलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर। पहले तो डायलेक्ट्रिक समझते हैं, फिर कंडक्टर समझते हैं। कंडक्टर तो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन डायलेक्ट्रिक के और कंडक्टर की प्रॉपर्टी के बीच हम लोग कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं डायलेक्ट्रिक। गाइस, डायलेक्ट्रिक्स क्या है? काफी बार सुना है, जैसे आपने सुना होगा, मैंने बताया भी था कि कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उनके बीच के स्पेस को हम लोग डायलेक्ट्रिक से फिल अप करते थे। और जनरली हमने बोला था कि बैड कंडक्टर्स जो होते हैं वो डायलेक्ट्रिक्स होते हैं। जनरली इंसुलेटर्स होते हैं, जनरली, नॉट ऑलवेज। सो जनरली जो इंसुलेटर्स होते हैं उसे हम लोग क्या बोला करते हैं? डायलेक्ट्रिक्स बोला करते हैं। लेकिन आज के डेट में आपको पूरी नॉलेज होगी कि एक्चुअल इंसुलेटर और डायलेक्ट्रिक में क्या फर्क है। गाइज, फर्क है, बहुत ही छोटा फर्क है, लेकिन फर्क है। गाइज, तो ये चीज हमें समझना है। और ऑलरेडी हमने डायलेक्ट्रिक के बारे में थोड़ी बहुत तो चर्चा कर ही ली है। गाइज, तो बस इतना सा बात था कि भाई कोई भी डायलेक्ट्रिक होती है, एक बैड कंडक्टर होती है, उसकी अपनी एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है। जब किसी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच हम जो उसे डालते हैं तो उससे उसकी कैपेसिटी इंक्रीज करती है। इतनी नॉलेज तो है हम लोगों को, ठीक है। लेकिन आज के डेट में हमें डायलेक्ट्रिक को पूरा फुल डिटेल पढ़ना है, तो हम इसके पूरे अंदर में जाने की कोशिश करेंगे। गाइज, लेकिन अंदर में जाएंगे जरूर, डेफिनेशन भी करेंगे, लेकिन उसके पहले इसको हम लोग कंडक्टर से कंपेयर भी करने की कोशिश करेंगे। गाइज, ठीक है। तो सबसे पहले डायलेक्ट्रिक मैंने हेडिंग लगाया है, और फिर मैं आपको कंडक्टर के रेस्पेक्ट में मैं चर्चा करके बताता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात समझते हैं कि डायलेक्ट्रिक होता क्या है, डायलेक्ट्रिक कहते किसे हैं। तो यूं बोल देना कि बैड कंडक्टर्स आर डायलेक्ट्रिक, नो डाउट, जो भी बैड कंडक्टर्स है वो डायलेक्ट्रिक है। लेकिन सारे के सारे बैड कंडक्टर्स डायलेक्ट्रिक हो, ये भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है गाइस। तो किसे बोलेंगे डायलेक्ट्रिक? तो डायलेक्ट्रिक वो मटेरियल है, या ऐसा कहते हैं डायलेक्ट्रिक वो इंसुलेटर है जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करती है। देखिए, इंसुलेटर दो तरह के होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो नहीं करती। अब इलेक्ट्रिकल इफेक्ट का क्या मतलब होगा, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी सबस्टेंस पे, जो कि बैड कंडक्टर ही है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कीजिएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से उसके पूरे मोलिकुलर स्ट्रक्चर में, या यूं कहें उसके पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस में कुछ सेपरेशंस आती है, ठीक है। यानी वो इलेक्ट्रिकल फील्ड को रेस्पॉन्ड करता है, यानी उससे उसके स्ट्रक्चर में, उसके इंटरनल पार्ट में कुछ चेंजिंग होती है, इलेक्ट्रिकली कुछ चेंजिंग होती है। तो हम लोग बोलते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को शो करने की या रेस्पॉन्ड करने की कैपेसिटी है, रेस्पॉन्ड कर रहा है। और बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जिसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड देते जाओ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसमें, ठीक है। तो ऐसे चीजों को हम जनरली इंसुलेटर्स बोल सकते हैं। गाइज, सो डायलेक्ट्रिक्स आर सच इंसुलेटर्स which show electrical effect, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। और ये तो क्लियर ही है कि चूंकि ये इंसुलेटर ही है, तो इंसुलेटर है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर, ठीक है, पूरे इंटायर रीजन में इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे। तो ये बात है तो क्लियर ही है, द इलेक्ट्रॉन्स डोंट मूव inside the region of डायलेक्ट्रिक। किसकी तरह? लाइक कंडक्टर, कंडक्टर में पूरे बल्क में क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकती है। गाइज, दूसरी चीज, ऑल इंसुलेटर्स आर नॉट डायलेक्ट्रिक, ठीक है। जितने भी इंसुलेटर्स हैं वो डायलेक्ट्रिक नहीं है, लेकिन जितने भी डायलेक्ट्रिक हैं वो सबके सब क्या है? इंसुलेटर्स। तो इस चीज को लिख सकते हैं, ऑल डायलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर।
ठीक है गाइज, ऑल डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर्स। तो गाइज एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अभी जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्लीटली थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ रहे हैं गाइज, ठीक है। तो काफी बार आपको छोटी छोटी चीजें लिखनी पड़ेंगी और समझनी पड़ेगी। तो आज की जो क्लास होगी डेफिनेटली फुल्ली थ्योरेटिकल होगी गाइज। सो हमने कुछ चीजें लिखा है, आप देख सकते हो। डाइलेक्ट्रिक्स कैसा है, वो इंसुलेटर्स है नो डाउट, बैड कंडक्टर है नो डाउट, उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करती है, फ्री नहीं होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करती है, या यूं कहें इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करने का मतलब अभी हम लोग काफी डिटेल करने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो वो पोलराइज हो सकती है। क्या हो जाती है? पोलराइज हो जाती है। तो इस बात को भी हम लिख सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक गेट्स पोलराइज्ड when placed in external electric field। जब हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो वो क्या हो जाती है गाइस? पोलराइज हो जाती है, यानी प्लस माइनस सेपरेट हो जाती है उसमें। क्लियर है? तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हमने आपको बताया। अब हम लोगों को क्या करना है? डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर के बीच डिफरेंस को समझनी है। अब वो डिफरेंस हम लिखने वाले नहीं है, वो तो आपको खुद पता है। डिफरेंस आपको पता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन उसमें मूव करती है इंटायर रीजन में, इसमें मूव नहीं करती है। ठीक है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो हम लोग अभी डिस्कस करना चाहेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग कंडक्टर्स एंड डाइलेक्ट्रिक के बीच थोड़ी कंपैरेटिव स्टडी कर लें। कंडक्टर वर्सेस डाइलेक्ट्रिक। आपसे पूछा भी जाता है तो डिफरेंस, पहली डिफरेंस तो क्लियर है ना? पहली डिफरेंस तो क्लियर है कि कंडक्टर जो होते हैं अलाउ इलेक्ट्रॉन्स टू मूव इन इंटायर रीजन। ठीक है, ये अलाउ करता है अपने पूरे रीजन में इलेक्ट्रॉन को मूव करने, बट डाइलेक्ट्रिक्स डोंट। राइट, लेकिन डाइलेक्ट्रिक वैसा नहीं करता। पहली चीज ये। दूसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसी के लिए हम लोग दोनों को कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर रही है। गाइज आपको पता होगा कि जब भी किसी कंडक्टर को हम एक्सटर्नल फील्ड में डालते थे तो कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाती थी। याद है गाइज? कैसे होती थी वो भी मैंने आपको बताया था। लेकिन जब भी किसी डाइलेक्ट्रिक को डालेंगे किसी एक्सटर्नल फील्ड में तो उसके अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कभी भी 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और यही डिफरेंस, यही डिफरेंट करता है, किसको डिफर करता है इसी बेसिक प्रॉपर्टी में डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर। क्लियर है गाइज? तो समझिए, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड in external electric field, ठीक है, the net EFI inside a conductor is 0। वो तो हमने पढ़ा ही है। but inside a dielectric it is not 0। ये 0 नहीं होता है। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि मेरे पास एक कंडक्टर है और इसे हमने एक्सटर्नल फील्ड में डालने की कोशिश करी। राइट, ये हमारा कंडक्टर है। अच्छे से वाच कीजिएगा, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। राइट, सबको पता है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, या जो चार्ज्ड होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स इस फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। सबको पता है कि एक्सटर्नल फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा फील्ड के अपोजिट, यानी नेगेटिव चार्ज फील्ड के अपोजिट दौड़ती है और पॉजिटिव अगर है तो फील्ड के डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली इस पूरे कंडक्टर से इस साइड में दौड़ जाएंगे। राइट, और पॉजिटिव यहां पे क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है गाइस? जितनी पॉजिटिव उतनी ही नेगेटिव, नो डाउट। अब
क्या है कि यहां पे ध्यान से देखेंगे तो एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये प्लस और माइनस की वजह से एक फील्ड इधर हो रही है जिसको मैं ई इनसाइड बोल रहा हूं और ये ई आउट है। तो कंडक्टर के केस में, इन केस ऑफ कंडक्टर, ई जो इनसाइड होती है ना वो इक्वल होती है ई आउटसाइड के, इसलिए ई नेट कितनी हो गई, इसलिए ई नेट हो गई जीरो गाइज। ई नेट क्या हो गई, जीरो। बहुत ही सिंपल है, जितनी बाहर की फील्ड होती है ना, बाहर की जितनी फील्ड होती है उतने ही ये यहाँ पे इंड्यूस्ड भी हो जाती है, ये आपको पता था। इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है गाइज, जीरो। दिस इज वेरी सिंपल। यही अगर मैं डायलेक्ट्रिक के केस में बनाऊं तो डायलेक्ट्रिक में भी पोलराइजेशन होता है, लेकिन इसकी पोलराइजेशन ऐसी नहीं होती है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई आउट में लिखता हूं और ये ई इन, ठीक है, ये डायलेक्ट्रिक का केस है। सो इन डायलेक्ट्रिक ई आउट इज नॉट इक्वल टू ई इन, यानी इनफैक्ट ई इन जो होती है ना थोड़ी कम होती है, ई इन थोड़ी कम होती है किससे, ई आउट से, ठीक है। यानी ये थोड़ा ज्यादा होता है और ये थोड़ा कम, मतलब ये कंप्लीटली इसको काउंटर नहीं कर पाती। तो क्या अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा गाइज, अंदर में डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। तो अगर मैं ई नेट की बात करूं, ई नेट की बात करूं तो क्या वो जीरो होगी या नॉन जीरो होगी, नॉन जीरो होगी गाइज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो अंदर में डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे फील्ड एग्जिस्ट करेगी करेगी गाइज। क्लियर है। तो क्या बेसिक फर्क है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो जब हम उसे एक्सटर्नल फील्ड में डालें तब, बैड कंडक्टर या यू कहें इंसुलेटर या यू कहें डायलेक्ट्रिक, ठीक है, ज्यादा बेटर है डायलेक्ट्रिक। सो डायलेक्ट्रिक को जब भी एक्सटर्नल फील्ड में डालें तो उसके अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि उसके दो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, एक एक्सटर्नल और दूसरा इंड्यूस्ड की वजह से जो प्रोड्यूस हुई है, हम इसे कभी कभी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं गाइज, इसको इंड्यूस्ड, IN को आप इंड्यूस्ड भी बोल सकते हो। तो इंड्यूस्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कंप्लीटली काउंटर नहीं कर पाती है एक्सटर्नल को, जिसके वजह से अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट करती है गाइज। सो क्लियर है मेरी बात। तो कॉपी कीजिए इन सब चीजों को। चलिए गाइस आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया, कंडक्टर और डायलेक्ट्रिक में डिफरेंस कर लिया। हमने ये भी सीखा कि सारे इंसुलेटर डायलेक्ट्रिक नहीं है, वैसे डायलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिकल, वैसे इंसुलेटर्स जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो कर रही है, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालने से अगर उनमें कुछ पोलराइजेशन वगैरह हो रहा है तो हम उससे क्या बोल पाएंगे, डायलेक्ट्रिक बोल पाएंगे। और गाइज ये बात पहले से आपको पता है कि हर डायलेक्ट्रिक की अपनी एक कॉन्स्टेंट होती है जिसको हम लोग डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कहते हैं। गाइज इतनी बातें तो क्लियर ऑलरेडी आपको है। अब गाइज हम लोग डायलेक्ट्रिक के टाइप्स की बात करते हैं। डायलेक्ट्रिक कितने टाइप का होता है, तो डायलेक्ट्रिक गाइज दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं पोलर डायलेक्ट्रिक और एक को बोलते हैं नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक। सो वी हैव टाइप्स ऑफ डायलेक्ट्रिक। सो डायलेक्ट्रिक को हम लोग दो टाइप में कैटेगराइज करेंगे। पहला पोलर डायलेक्ट्रिक, पोलर सबस्टांस भी बोल सकते हो, और दूसरा नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक।
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भी पोलर डाइलेक्ट्रिक। नाम से ही क्लियर है पोलर। केमिस्ट्री में पोलर वर्ड तो समझते हैं ना, पोलर का मतलब प्लस और माइनस यानी पोल डेवलप करना। क्लियर है गाइज? सो पोलर डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है कि वैसा डाइलेक्ट्रिक, वैसा सबस्टांस जो पोलराइज हो जाए, जो क्या हो जाए, जिसमें पोलराइज होने की कैपेबिलिटी हो। ठीक है, यानी जिसमें प्लस और माइनस कुछ सेपरेटेड हो, प्लस और माइनस सेपरेटेड हो। तो चलिए ये सब बातें तो केमिस्ट्री में पढ़े। अब मैं आपको यहां बताता हूं कि कैसे चेक करेंगे कि कोई पोलर डाइलेक्ट्रिक है और एक्चुअल पोलर डाइलेक्ट्रिक किसे कहेंगे। तो गाइज कोई भी पहले मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कोई भी सबस्टांस मॉलिक्यूल से बनी है, तो मॉलिक्यूल का नेचर अगर पोलर है तो उससे बनी हुई सबस्टांस का भी नेचर क्या होगा, डेफिनेटली पोलर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पोलर सबस्टांस के, पोलर मॉलिक्यूल क्या है, पोलर मॉलिक्यूल क्या है, और फिर बात करेंगे पोलर सबस्टांस पे। तो ऐसा सबस्टांस, राइट, या ऐसा मॉलिक्यूल जिसका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और निगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास अलग अलग हो। क्या हो, अलग अलग हो, मतलब एक ही जगह पर कोइंसाइड नहीं कर रहा हो, तो ऐसे सब मॉलिक्यूल को बोलते हैं हम लोग पोलर मॉलिक्यूल। मेरी बात फिर से सुनिए, ऐसी मॉलिक्यूल जिसके पॉजिटिव चार्ज का कोई पॉजिटिव स्पॉट होगी उसमें, सो पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास है और निगेटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास है, दोनों क्या हो, अलग अलग हो, दोनों कोइंसाइड ना करे, तो ऐसे सबस्टांस को बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। तो कह सकते हो सच मॉलिक्यूल या द मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास COM of positive charge and negative charge does not coincide, does not coincide is called polar molecule। और पोलर मॉलिक्यूल से बने सबस्टांस को पोलर सबस्टांस कहेंगे या पोलर डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक भी एक सबस्टांस है गाइज। सो थोड़ा सा एग्जांपल देखेंगे तो ज्यादा पूरा फील आएगा गाइज। सपोज कीजिए कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है और वो है H2O, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, या HCl ही ले लेते हैं, चलो HCl लेते हैं। इतना तो आपको पता है ना कि Cl माइनस होती है, क्योंकि क्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये खींचेगी शेयर पेड को, तो यहाँ पे डेल्टा माइनस आएगा और यहाँ पे डेल्टा प्लस आएगा। तो यहाँ पे इसका जो सेंटर ऑफ मास है पॉजिटिव का यहाँ है और निगेटिव का सेंटर ऑफ मास यहाँ है। क्या गाइस दोनों एक ही जगह है या अलग अलग है? अलग अलग है। क्या कोइंसाइड कर रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोइंसाइड नहीं कर रहा। क्लियर है गाइस? सिमिलरली अगर मैं H2O ले लूं, H2O का जो स्ट्रक्चर होता है अगर आपने देखा होगा तो इस तरह से होता है, और यहाँ पे डेल्टा माइनस इसके वजह से भी और इसके वजह से, तो दो डेल्टा माइनस होता है, और यहाँ पे डेल्टा प्लस होता है और यहाँ पे डेल्टा प्लस होता है। गाइज अच्छे से समझेंगे। अब प्लस प्लस का सेंटर ऑफ मास ध्यान समझेंगे, पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव, तो दोनों का सेंटर ऑफ मास की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं यहाँ सेंटर ऑफ मास बीच में होगा गाइज, और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। तो क्या दोनों का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड कर रहा है या सेपरेटेड है? सेपरेटेड है। तो ये कैसा मॉलिक्यूल हो गया? पोलर मॉलिक्यूल हो गया। क्लियर गाइस? सो दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर गाइस? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपके पास है जो पोलर मॉलिक्यूल है। सब में आप देखेंगे तो ये लॉजिक जरूर फिट बैठ रहा होगा। नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास, पॉजिटिव चार्जेस के सेंटर ऑफ मास आप देखेंगे तो दोनों सेपरेटेड होगा। सो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल और भी हम लोग चाहे तो ले सकते हैं। तो ये तो हो गया गाइस पोलर। अब दूसरी चीज है पोलर सबस्टांस के बारे में कोई पूछे कि पोलर सबस्टांस क्या होती है, तो ऑफ कोर्स द सबस्टांस मेड फ्रॉम पोलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पोलर सबस्टांस। गाइस बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। जब ये चीज समझ गया ना, पोलर के बारे में समझ गया, तो अब हम लोग नॉन पोलर के बारे में बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे गाइज। ठीक है, और फिर एक एक करके यानी पोलर के बारे में पूरी फुल डिटेल करेंगे और फिर नॉन पोलर के बारे में फुल डिटेल करेंगे गाइज। ठीक है, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं जस्ट नॉर्मल सी डिस्कशन
और वो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक पहले लिखेंगे, और कोई भी डायलैक्ट्रिक तो मॉलिक्यूल से ही बनी है ना। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या है, ठीक है। सो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ निगेटिव चार्ज कोइंसाइड करेगा, क्या हो जाए, कोइंसाइड कर जाए। तो इस लाइन को आप खुद से लिख लीजिएगा क्योंकि आपको उतना पता है। फर्स्ट लाइन वही दोहराएंगे, सेकेंड लाइन भी वही दोहराएंगे, एंड कोइंसाइड यहां पे होगा, ठीक है। तो इसमें तो आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा एग्जांपल मैं दे देता हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पर गाइस CO2 के बारे में देखिए। CO2 का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो CO2 का स्ट्रक्चर लीनियर होता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस होगी, और यहाँ भी माइनस होगी, और यहाँ पे प्लस होगी, ठीक है। अब मुझे बताइए, क्या जितनी दूरी पर ये O है उतनी ही दूरी पर ये है? बिल्कुल। तो निगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास क्या यहाँ पे होगी? बिल्कुल होगी। और पॉजिटिव चार्ज तो वहीं पे है गाइस। तो क्या दोनों का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड कर रहा है? पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास जिसको मैं 2 बोल रहा हूं, निगेटिव सेंटर ऑफ मास जिसको मैं 1 बोल रहा हूं, क्या यहां पे COM1 कोइंसाइड कर रही है? बोला जाए, बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है। तो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? नॉन पोलर। गाइस क्लियर है? बहुत ही सिंपल लॉजिक है ना। तो ऐसे कोई भी अगर आपको मिल जाए, किसी भी टाइप का मिल जाए, जैसे आप H2 को ही ले लीजिए, ठीक है। खैर H2 को तो लेना सही नहीं होगा, जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव में दोनों ढूंढने की मैं कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। और ऐसे H2 भी ले लोगे तो कोई फर्क विशेष नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पे अगर ध्यान से देखेंगे H2, तो इसमें ना तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएटेड है और ना ही निगेटिव चार्ज क्रिएटेड है। क्लियर है? तो इसमें मैं क्या बोलूं, इसमें कुछ नहीं बोलेंगे। तो आप तो पॉजिटिव और निगेटिव स्पॉट के हेल्प से तो करते ही हो, साथ में एक और केमिस्ट्री में भी कंसेप्ट होती है कि जिसमें मॉलिक्यूल पोलराइज ही ना हो, जिसमें मॉलिक्यूल पोलराइजेशन ही ना हो। साफ क्लियर है कि इस पे ना माइनस आएगी और ना इस पे प्लस आएगी, इक्वली दोनों क्या हो गई, शेयर्ड होती है, ठीक है गाइस। तो इक्वल मॉलिक्यूल, इक्वल एटम से बनी हुई चीजें भी क्या हो जाती है, डेफिनेटली नॉन पोलर में आती है। क्या आती है? नॉन पोलर में आती है। तो खैर इसका एग्जांपल तो हम लोग अलग तरीके से दे लेंगे केमिस्ट्री के, लेकिन एक नॉर्मल जो एग्जांपल मैं दे रहा हूं जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव स्पॉट्स आ भी रही है, फिर भी वो क्या है, नॉन पोलर है। वजह यह है कि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और निगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास दोनों एक ही जगह लाई करता है गाइज। सो दिस इज वेरी सिंपल। और इस तरह से कोई भी और बहुत सारे और भी सब्सटेंस है, जैसे CH4, ठीक है गाइज, CH4 N2 हो गया, राइट। तो ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस है जो नॉन पोलर है। बहुत सारे, केमिस्ट्री में तो इसकी भंडारी है, ठीक है। आप पोलर में तो आपको पता ही है, उसमें भी बहुत सारा है, ठीक है। तो मैं एक्चुअली केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा कि ढेर सारे एग्जाम्पल मैं देने लगूं, आपको पता है सब कुछ। बस हमें आइडिया समझना है कि पोलर डायलैक्ट्रिक का मतलब क्या हुआ और नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक का मतलब क्या हुआ, पोलर सबस्टेंस का क्या मतलब हुआ, नॉन पोलर सबस्टेंस का क्या मतलब हुआ। जो सबस्टेंस पढ़ लिए या मॉलिक्यूल पढ़ लिए तो फिर आपने सब कुछ पढ़ लिया गाइज। तो क्लियर हो गया नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या है और नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक क्या होगी। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से जो बनी होगी उसको बोलेंगे नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक गाइज। सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल, इसमें कहीं कुछ है ही नहीं। अब मेन मजा तब आएगा जब हम पोलर डायलैक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में डालेंगे और तब आपको फील कराने की कोशिश करेंगे कि कैसे उसका बिहेवियर होता है, कैसे वो अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो नहीं होने देता है गाइज, ठीक है। और कंडक्टर में आपने देखा था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गई थी, जीरो। तो गाइज पहले आप इसको कॉपी कीजिए और अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोलर डायलैक्ट्रिक्स इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कॉपी कीजिए इसको फटाफट।
चलिए गाइस आगे बढ़ा जाए। चलिए गाइस हेडिंग लगाते हैं, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या प्रभाव होता है ना, उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑफ कोर्स सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑन पोलर डाइलेक्ट्रिक। गाइस पोलर डाइलेक्ट्रिक एक्चुअल में कैसे स्ट्रक्चर में होते हैं, अगर पूरे बल्ब की बात करें तो एक्चुअल में कैसे होते हैं, जब हम एक्सटर्नल फील्ड ना डालें तो कैसे होता है। तो कुछ चीजें समझते हैं पहले। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स या पोलर मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं आर जनरली oriented in a closed cyclic dipole in such a way that net dipole moment is zero। इसका क्या मतलब हुआ मैं बता रहा हूं आपको। In absence of external electric field, polar molecules are generally oriented in a closed cyclic dipole in such a way that net dipole is zero। समझिएगा, सपोज कीजिए कि आपके पास कोई स्ट्रक्चर है डाइपोल का, ठीक है, और एक्चुअली पोलर में क्या होता है, पोलर में हर छोटे लेवल पर इंडिविजुअल लेवल पर क्या होती है, एक डाइपोल क्रिएटेड होती है। अभी आपने जैसा देखा H2O की बात मैं करूं तो H2O में क्या था, एक माइनस और एक प्लस, तो एक डाइपोल यहाँ क्रिएट है, और एक फिर माइनस और एक प्लस, तो एक डाइपोल यहाँ क्रिएटेड है गाइज। ये सारी चीजें तो आपको नॉलेज में है ही। तो पोलर मॉलिक्यूल में होता क्या है कि कुछ इस स्ट्रक्चर में, साइक्लिक स्ट्रक्चर में डाइपोल सिस्टम होती है। अगर ये प्लस है ये माइनस है, तो ये प्लस है तो माइनस है, ये प्लस है तो माइनस है, प्लस है तो माइनस है। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन प्लस से, सॉरी माइनस से प्लस की तरफ। ये एक डाइपोल है, ये एक डाइपोल है, ये डाइपोल मोमेंट हुआ और ये डाइपोल मोमेंट। तो गाइज यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नेट डाइपोल क्या हो जाएगा, कैंसल। नेट डाइपोल क्या हो जाएगा, कैंसल। जितनी डाइपोल मोमेंट इधर है सामने देखोगे तो उतनी ही नीचे, जितनी इसमें ऊपर है उतनी ही इसमें नीचे, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो। इसी स्ट्रक्चर में पूरा मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पूरा सबस्टांस डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इसी टाइप के स्ट्रक्चर में। अगर मैं बगल में बनाने की कोशिश करूं तो एग्जैक्टली इसी फैशन में बनाना है हमें। फिर इसी तरीके से P P, ठीक है। तो मॉलिक्यूल के अंदर ये जो साइक्लिक ऑर्डर में ये जो डायपोल्स होते हैं इस तरह से ओरिएंटेड होते हैं, बाय डिफॉल्ट ऐसी ओरिएंटेड होते हैं, जिसके वजह से इनमें P जो नेट होती है वो हमेशा क्या पाई जाती है, जीरो पाई जाती है। क्यों? क्योंकि अपने ही साइकिल के एक डायपोल दूसरे डायपोल को कैंसिल कर रहे होते हैं गाइज। तो ये सारी बातें कब है, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, जीरो। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, जीरो, तब ये सिचुएशंस बच्चों पाई जाती है।
जैसे ही हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डालेंगे तो इनके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजिंग आएगी, और चेंजिंग आ जाने की वजह से इसके अंदर नेट डायपोल मोमेंट आएगा गाइज। क्या होगा? नेट डायपोल मोमेंट आएगा। अब मेरी बात अच्छे से सुनिएगा, जब भी कोई डायपोल होती है तो डायपोल की वजह से फील्ड एग्जिस्ट करती है गाइज। अगर डायपोल नहीं हुआ तो क्या कोई फील्ड एग्जिस्ट करेगी? नो। क्लियर है गाइज? तो जब इसके अंदर नेट डायपोल मोमेंट आ जाएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी आने लगेगी गाइज। सो दैट्स द केस। यही तो हमें समझना है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी डाइलेक्ट्रिक को, चाहे अभी फिलहाल तो पोलर की बात कर रहे हैं, तो पोलर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, और कैसे करती है उसी के बारे में तो अपन चर्चा कर रहे हैं। वही तो हम लोग पूरा एनालिसिस करने वाले हैं गाइज। तो चलिए अब एक्सटर्नल फील्ड में डालेंगे तो क्या होगा। इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को एनालाइज करने की कोशिश करूं तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए कि ऐसा है, इस डायरेक्शन में है। क्लियर है गाइस? तो आपको पता है ना कि इस डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस साइड में ओरिएंट होना चाहेंगे। आपको पता है कि कोई भी डायपोल होती है, जैसे एक्सटर्नल फील्ड है और हमने किसी डायपोल को ऐसे रखा है, माइनस और प्लस को रखा है, तो प्लस पे फोर्स इस साइड में लगती है और इस पे फोर्स इस पे लगती है, तो एक टॉर्क लगता है गाइस। क्या लगता है? एक टॉर्क। तो टॉर्क के वजह से ये किधर ओरिएंट होना चाहेगा? इस साइड में और इस साइड में। क्लियर है गाइस? तो ड्यू टू टॉर्क की वजह से ये एंगल पे है तो इस पे टॉर्क लगेगा, फिर इस पे टॉर्क लगेगा तो ऐसे, फिर इस पे टॉर्क लगेगा तो ऐसे होना चाहेगा, या फिर उधर मूव करना चाहेगा। तो एक टॉर्क की वजह से ये पूरी सिस्टम क्या चाहती है? इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहती है, और उस प्रोसेस में ये पूरा स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाता है गाइस? चेंज कर जाता है। तो इस बात को लिखेंगे कि इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन ईच डायपोल, ठीक है, द सिस्टम रीअरेंजेज in a रेगुलर फैशन। एक ऐसे फैशन में वो ओरिएंट हो जाती है, वो अरेंज हो जाती है कि अब नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। ठीक है? सो ड्यू टू टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन ईच डायपोल द सिस्टम रीअरेंजेज इन ए रेगुलर फैशन एंड देयरफॉर नेट dipole moment is not zero, right? So there exists electric field, there exists an electric field। ठीक है गाइस? अब समझिएगा तो कैसे हो गया। अब आपको पता है ना कि इस पे फोर्स लगने से ये ऐसे इस तरह से, तो क्या हो जाएगा? ये वाली स्ट्रक्चर क्या इस तरह से हो जाएगी गाइस? बोलोगे हाँ सर। सिमिलरली ऐसे हो जाएगा। मैं अभी फिलहाल कम बनाया हूं, राइट? ऐसे तो और भी हो सकते हैं नीचे स्ट्रक्चर। तो क्या गाइज इसी तरह का स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। और ऐसे क्यों तैयार हुआ है? क्या कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? आप ऑलरेडी डायपोल पढ़ चुके हैं, डायपोल में टॉर्क लगती है, इतना तो आपको आइडिया है ही। ये सारी चीजें आप खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो गाइज आप अच्छे से वाच कीजिए। यहां का डायपोल मोमेंट इस साइड, यहां का डायपोल मोमेंट इस साइड, यहां का डायपोल मोमेंट इस साइड, यहां का, क्या अब एक दूसरे को कैंसिल कर पा रहे हैं? नहीं। तो क्या एक नेट डायपोल मोमेंट इन साइड में क्रिएट हो रही है गाइज? बिल्कुल क्रिएट हो रही है, नेट डायपोल मोमेंट क्रिएट हो रही है। और जहां तक फील्ड का प्रश्न है गाइज, फील्ड का प्रश्न है, तो अगर गौर से देखो तो प्लस माइनस की इफेक्ट मान लो कैंसिल हो गई, प्लस माइनस की इफेक्ट कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे एक प्लस स्पॉट और यहाँ पे एक माइनस स्पॉट। तो इस साइड में एक इंड्यूस्ड, हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक्सटर्नल तो आपको पता ही है, ये तो आपको स्टार्टिंग में बताया मैंने। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल कभी नहीं होती। इंड्यूस्ड जो होती है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू एक्सटर्नल।
इनफैक्ट मैंने पहले भी बताया है कि इंड्यूस्ड वाली जो होती है वो कम होती है किससे, एक्सटर्नल से, और यही वजह है कि अंदर में एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, अंदर में एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। और ऐसे भी जो डायपोल है, डायपोल मेन वो इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसके एक्सियल पोजीशंस पे इसी साइड में होती है, ये तो आपने पढ़ा ही है। सो साफ क्लियर है कि अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है और उसकी डायरेक्शन इस साइड से इस साइड है। किस साइड से किस साइड, इस साइड। कंफ्यूज नहीं होइएगा, बहुत बच्चे सोचते हैं सर प्लस इधर है और माइनस इधर है, तो इधर होगी ना। हाँ इधर होगी, केवल अंदर की वजह से, बाहर वाला भी तो है। मैं नेट की बात कर रहा हूं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इस साइड में एग्जिस्ट करती है गाइस। क्लियर है? तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जब भी किसी एक्सटर्नल फील्ड में किसी पोलर डाइलेक्ट्रिक को हम डालते हैं तो उसके अंदर में जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक अलग रेगुलर फैशन में ओरिएंट हो जाते हैं ड्यू टू टॉर्क, क्योंकि एंगल पे लगता है, एंगल पे वो होते हैं पहले, और उनमें टॉर्क लगने की वजह से वो क्या होते हैं, रोटेट करते हैं गाइस, रोटेट करते हैं, तो रोटेशन से उनका एक रेगुलर पैटर्न आ जाता है और उसके वजह से एक नेट डायपोल मोमेंट भी आ जाती है सिस्टम में, उस पर भी अपन बाद में बात करेंगे। और उसके वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप हो जाती है और उसके वजह से कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करती है, बिकॉज इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड या यूं कहें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल नहीं होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से। क्लियर है गाइस? तो चलिए इस चीज को कॉपी कीजिए और मैं अब कुछ आगे चीज बताऊंगा, और आगे चीज ऑफ कोर्स मैं बताने वाला हूं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को हम एक्सटर्नल फील्ड में डालेंगे तो उसका कैसा बिहेवियर होगा, वो कैसे इंड्यूस्ड होगा, वो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा गाइस। क्लियर है? चलिए इसको कॉपी कीजिए। चलिए गाइस आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं। तो गाइज अभी हम लोगों ने जो सीखा पोलर मॉलिक्यूल को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डाले थे, तो गाइज एक बात और समझने वाली है, हालांकि वो मैंने बताया भी है, मैं एक बार थोड़ा सा उसको फोकस कर रहा हूं क्योंकि अगली जो पढ़ने वाले नॉन पोलर उसमें यही चीज़ डिफर करेगी। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का क्या डायपोल मोमेंट है या नहीं, मैं इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहा हूँ, तो बिल्कुल इसके पास डायपोल मोमेंट है, तभी तो पी मैंने देखा रखा है, इसके पास है। लेकिन वो ऐसे स्ट्रक्चर में होते हैं ना कि उनका नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है, जीरो, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन अगर हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे अभी, तो उसके मोलिकुलर लेवल पे भी नेट डायपोल कुछ होती ही नहीं है। नेट डायपोल तो छोड़ो, एक मोलिक्यूल के भी बात मैं करूं तो भी नेट डायपोल मोमेंट जीरो होती है। यहां पे एक मोलिक्यूल की बात करूं तो होती है, होगी, इसके बात करूं होगी, लेकिन पूरे स्ट्रक्चर बेसिस पर नहीं होगी। क्लियर गाइस? तो अब हम लोग किस पे इफेक्ट पड़ने वाले हैं, ऑफ कोर्स नॉन पोलर डायरेक्टिव पे पढ़ने वाले हैं। सो इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर हैव जीरो डायपोल मोमेंट। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैज जीरो डायपोल मोमेंट ऑफ इट्स ओन, समझ रहे हो, ऑफ इट्स ओन, खुद का क्या होता है, जीरो। कहने का ये मतलब कि अगर मैं एक ऐसे नॉर्मल तरीके से बनाने की कोशिश करूं, सपोज करो कि ये पॉजिटिव चार्ज का कोई है और ये पॉजिटिव चार्ज का स्पॉट है, या मैं इसको निगेटिव थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं क्योंकि निगेटिव यहाँ पे दूर करते हैं, और मैं यहाँ पे पॉजिटिव बना लिया और यहाँ पे पॉजिटिव। पहले ये बताएं कि क्या ये क्या ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है? हाँ है। कैसे गाइस? प्लस, ध्यान से देखें, प्लस और प्लस का सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली यहाँ पे, और इस माइनस
और इस माइनस का सेंटर ऑफ मास यहीं पे, तो क्या माइनस का सेंटर ऑफ मास और प्लस का सेंटर ऑफ मास एक ही जगह है? हाँ, एक ही जगह। मैं एक जनरल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश किया है आपको समझाने के लिए। सो प्लस प्लस का सेंटर ऑफ मास, माइनस माइनस का सेंटर ऑफ मास एक ही जगह है, ठीक है। तो नेट डायपोल इसमें कुछ वाकई नहीं है, नेट डायपोल वाकई इसमें कुछ नहीं है। मोलिकुलर लेवल, पूरा एक मोलिकुल की बात में बात कर रहे हैं, एक ही मोलिकुल। तो अगर आप ध्यान से देखें तो माइनस और प्लस की वजह से डायपोल ऊपर अगर होती है, ठीक है, तो प्लस और माइनस की वजह से जस्ट नीचे हो जाती है। तो ऐसे भी इसमें कुछ है नहीं, ठीक है गाइज, एकदम से जीरो हो जाएगा। अगर हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा और इजी तरीके से बनाना चाहे आपको फील करवाने के लिए, तो आप ऐसा देख सकते हैं, यहाँ माइनस, और अगर मैं यहाँ प्लस बना लूँ, यहाँ प्लस, तो पहली बात, क्या ये पोलर मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है? ऑफ कोर्स ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है गाइज। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास यहाँ और निगेटिव का सेंटर ऑफ मास यहाँ, दोनों एक ही जगह, तो ये कैसा है? ऑफ कोर्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। क्लियर गाइज? तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब इसका डायपोल मोमेंट खुद का देखा जाए, अभी एक ही सिंगल एटम बनाया है मैंने, सिंगल सिस्टम बनाया है, तो ऑफ कोर्स माइनस और प्लस की वजह से इस साइड और माइनस और प्लस की वजह से इस साइड, तो इसका नेट डायपोल मोमेंट ऐसे भी क्या हो जाएगा? जीरो, खुद का जीरो हो जाएगा। ये सिंगल इसका नहीं है, ये दोनों मिलाकर के इसका पूरा सिस्टम है गाइज। क्लियर है? यहां भी मैंने आपको बताया कि माइनस और प्लस का जो डायरेक्शन होगा और माइनस और प्लस का जो डायरेक्शन होगा, दोनों एक दूसरे क्या है? जस्ट अपोजिट। आप जैसे भी डिस्कस करना चाहो कर लो। तो कुल मिलाकर के अपना ही डायपोल मोमेंट क्या है? जीरो, जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं डाल रहे हैं तब। लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डालें तो क्या होने वाली है गाइज? बहुत ही कमाल की चीज होने वाली है। सपोज करो कि इस साइड में प्लस प्लस है, आपको फील करवाने के लिए मैं बना रहा हूं, और माइनस माइनस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड में है? इस साइड में, थोड़ा फील आएगी। सपोज करिए कि ये पहले से स्ट्रक्चर ये मौजूद था, ये माइनस, ये भी माइनस, और अगर मैं यहां पे प्लस बनाया, क्लियर है गाइस? अब आप एक चीज को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, क्या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से के वजह से क्या इस प्लस पर एक फोर्स इधर लगेगी? हाँ। क्या इस पे भी फोर्स लगेगी? बिल्कुल। तो इस फोर्स के लगने से क्या ये आगे शिफ्ट करेंगी? क्या ये आगे भी शिफ्ट करके क्या ये दोनों इस जगह पर ओरिएंट हो जाएंगे गाइस? सोचिए, ध्यान से सोचिए, थोड़ा थ्योरेटिकल है, समझना पड़ेगा। तो क्या ये वाला इस जगह पर शिफ्ट हो गई और क्या ये वाली इस जगह पर शिफ्ट हो गई गाइस? अब इसको मैं मिटा देता हूं, बस समझा दिया। तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो गई, दोनों अपने इस वाले पोजीशन से शिफ्ट होकर के यहाँ चली गई। और निगेटिव पर फोर्स किधर लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट। तो क्या इस पे फोर्स इस साइड में लगेगी और इस पे फोर्स भी इस साइड में लगेगी? बिल्कुल। तो क्या ये दोनों पास पास आ जाएंगे, माइनस और माइनस? बिल्कुल गाइज, ये दिखाई दे रहा है आप लोग को यहाँ पे। अगर आप अब ध्यान से देखें तो प्लस प्लस का इफेक्ट एक प्लस और माइनस माइनस का इफेक्ट एक माइनस। तो क्या अब यहां से यहां क्या एक पी नेट दिखाई दे रहा है मॉलिक्यूल में गाइज? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और क्या पहले जो मॉलिक्यूल की सिचुएशन थी, अब वो क्या प्लस थोड़ी सी दूर चली गई? क्या हो गई? दूर चली गई, या यूं कहे थोड़ा स्ट्रेचिंग हो गया। बिल्कुल, थोड़ा सा क्या हो गया? ये स्ट्रेच हो गया गाइज। तो क्या हो गया? पूरा सिस्टम स्ट्रेच हो गया। पहले यहां प्लस प्लस था, अब ये थोड़ा दूर चला गया। क्लियर गाइज? तो इसमें क्या एक डायपोल मोमेंट क्रिएट हो रही है? बिल्कुल। सो इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, positive charges and negative charges oriented itself in such a fashion that there is some net dipole moment. There is some net dipole moment. So मैं कह सकता हूं कि in presence of external electric field, positive and negative charge shift their positions and a net dipole moment exists.
क्लियर है, एक नेट डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करती है गाइज। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इस बात को समझ गए। तो जब यहाँ पे एक नेट डायपोल मोमेंट क्रिएट हो गए गाइज, तो इस नेट डायपोल मोमेंट को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट गाइज। क्या बोला करते हैं? इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। ठीक है गाइज। तो ज्यादा मजेदार कंसेप्ट तो हम इसमें देखें ना गाइज, क्योंकि पोलर वाले में तो ऑलरेडी उनका क्या था, ऑलरेडी प्लस माइनस सेपरेटेड था, केवल एक्सटर्नल फील्ड में उनका क्या था, ओरिएंटेशन बदला है। और गाइज इसमें तो वैसा कुछ नहीं था, इसमें तो प्लस और माइनस का कोई कंसेप्ट नहीं था, मतलब इसमें पहले से डायपोल मौजूद ही नहीं था। इनफैक्ट क्यों मौजूद नहीं था? क्योंकि पूरा एक सिंगल स्ट्रक्चर को अगर ऑब्जर्व करोगे तो इसमें कोई भी डायपोल दिखाई नहीं दे रहा है गाइज। ठीक है, अगर आपको दिखाई भी दे रहा है तो आप बोलोगे सर माइनस और प्लस दिखाई दे रहा है, माइनस और प्लस। गाइस ये अकेला नहीं है ना, ये पूरा सिस्टम साथ में है। तो एक्चुअल में प्लस माइनस माइनस प्लस एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो एक्चुअली वहां पे कोई डायपोल दिखाई भी नहीं देगा आपको। लेकिन यहां पे एक सिस्टम में एक नेट डायपोल मोमेंट आ गई जो पहले बिल्कुल नहीं थी। क्लियर है गाइस? तो यहां बहुत मजेदार है कि इस पी को हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड, मतलब कभी थी नहीं लेकिन ये इंड्यूस्ड डायपोल हो गई। यानी किसी भी हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो वो एक मिनी डायपोल बन जाएगा। ठीक है, और उसमें क्या होगी, एक स्ट्रेचिंग होगी, मोलिकुलर लेवल पर एक स्ट्रेचिंग होगी, प्लस और माइनस एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। ठीक है, और उसी को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, और उसके बारे में हम लोग अभी विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं गाइज। तो क्या यहां तक क्लियर हुआ गाइज? कहीं से कोई डाउट नहीं है? तो मैंने आपको पोलर का भी बताया, मैंने आपको नॉन पोलर का भी बताया। ज्यादा बहादुरी का काम कौन कर रहा है गाइज? नॉन पोलर कर रहा है, क्योंकि इसके पास स्टार्टिंग में ही कुछ भी मौजूद नहीं था, बेचारा गरीब था। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्रिएट किया है इसने डायपोल, अपने आप को अलग तरीके से रीअरेंज करके, मोलिक्यूल में थोड़ी सी स्ट्रेचिंग हुई है गाइज। क्लियर है गाइज? तो चलिए पहले आप इसको कॉपी कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये जो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट होती है इसको हम कैसे निकालते हैं। चलिए गाइज, कॉपी हो गया। बढ़े आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। अब बात करते हैं पोलराइजेशन की। पोलराइजेशन टर्म किसे कहेंगे गाइस? तो जो डायपोल मोमेंट क्रिएट हुई है ना गाइज, किसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाले हैं, तो जो एक डायपोल मोमेंट क्रिएट हुई है, नई आई है, उसको पर यूनिट वॉल्यूम हम कैलकुलेट करते हैं, और जो चीज मिलती है उसी को हम लोग पोलराइजेशन, या हम इसको P से डिनोट करते हैं। क्लियर है? तो इसको डिफाइन करते हैं, द इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट in a non-polar dielectric per unit electric field, per unit volume, per unit volume is called polarization P. So P will be what? P will be जो induced dipole moment है, ठीक है, बाई वॉल्यूम। थोड़ा समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए कि हमने किसी कैपेसिटर वाले स्ट्रक्चर में प्लस प्लस फील्ड में मैंने इसको डाल दिया ऐसे, तो यहाँ पे एक नेट डायपोल मोमेंट क्रिएट हुई है ना गाइस, नेट डायपोल मोमेंट क्रिएट हुई है। तो यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर आया होगा? अगर इस पे क्यू चार्ज है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यहाँ पे माइनस आती है, आपको पता है, तो क्यू डैश माइनस और यहाँ क्यू डैश प्लस, ये आती है ना गाइस।
तभी तो एक P इंड्यूस्ड हुई है। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस, माइनस और प्लस जो भी है वो एक दूसरे से सेपरेटेड है, मान लीजिए वो L डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। क्लियर है गाइज? सो अगर मैं P इंड्यूस्ड की बात करूं, अगर हम P इंड्यूस्ड निकालने की कोशिश करें तो क्या ये Q डैश यानी दोनों का जो चार्ज और उनके बीच का सेपरेशन, ठीक है, उनके बीच का सेपरेशन इनटू L होगी। यही होता है ना डायपोल मोमेंट। आपने पढ़ा है कि चार्ज इनटू सेपरेशन ही क्या होता है? डायपोल मोमेंट। सो Q डैश इनटू L मैंने लिख दिया। अच्छा, वॉल्यूम की बात करेंगे तो क्या होगा? अगर इसकी एरिया अगर गाइज A है तो इसकी भी एरिया क्या हो जाएगी? A। तो एरिया इनटू सेपरेशन, दिस इज वेरी सिंपल। सो अगर मैं पोलराइजेशन निकालूं, सो P इंड्यूस्ड बाई V और P इंड्यूस्ड होगा Q डैश इंटू L बाई A इंटू L, L से L कैंसल, तो ये Q डैश बाई A आ जाएगा। अगर आप खूब अच्छे से बात करें तो व्हाट इज Q डैश बाई A? व्हाट इज Q बाई A गाइज? अगर मैं सिग्मा की बात करता हूं तो Q बाई A होता है ना, तो अगर ये इसका एरिया भी तो A ही होगा, लेकिन इसका मैं Q डैश ले रहा हूं, इसका मतलब यहां पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, यहां पे इस जगह पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, इस जगह तो सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा होती है, तो इस जगह पर कुछ और होगी, प्लस सिग्मा डैश, प्लस सिग्मा डैश होगी। तो हम चाहे तो इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज प्लस सिग्मा डैश। लेकिन ये सरफेस चार्ज डेंसिटी कहां पे है? दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट द सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक डायरेक्ट लिखते हैं। तो हमने क्या सीखा कि जो पोलराइजेशन है वो न्यूमेरिकली किसके इक्वल हो रही है? सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वल हो रही है गाइस। बहुत ही बढ़िया हमने चीज निकाला यहाँ पे, P इक्वल सिग्मा डैश। तो आपसे अगर एग्जाम में कभी भी पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेशन, तो आप इस चीज को लिख दीजिएगा कि द इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट इन ए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज दिस। और ये आती कब है? तो आप इस चीज को चर्चा करेंगे कि व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इस चीज को ऐसे करेंगे, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देन, तब इसके बाद आप लिखना चालू करेंगे, देन द इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट इन ए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज। क्लियर है गाइज? बहुत ही सिंपल चीज आपने सीखा। तो गाइज अभी टाइम तो हो गया है और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, क्योंकि इस पर बहुत सारी चीजें मुझे और भी बतानी है गाइज। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं और साथ साथ गाइज हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि ये जो P जो आ रही है, जो P इंड्यूस हो रही है, डेफिनेटली जो फील्ड है उस पर डिपेंड कर रही है गाइज। फील्ड नहीं होती तो P नहीं आती, तो फील्ड जितना ज्यादा जो होगा ऑफ कोर्स P की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी। तो इसमें हम लोग P में और E में एक रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे। साथ साथ गाइज हम लोग यहाँ पे जो इंड्यूस्ड चार्ज है Q डैश और जो माइनस Q डैश है, तो इस Q और इस Q डैश में क्या रिलेशन है वो भी हम लोग निकालने का काम करेंगे। क्लियर है गाइज? ये सब आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में है। ठीक है, Q और Q डैश में कैसे रिलेशन निकालेंगे। साथ साथ गाइज हम लोग एक नई चीज पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, और हम लोग एक और चीज पढ़ेंगे और उसको बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है गाइज, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट होता है वो, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और चलते चलते हम लोग आपसे एक छोटा सा सवाल आपको करता हूं जो आपको बहुत ही मजा आएगा, शायद पास्ट में मैंने कभी किया हो। हमारे पास कोई एक स्फीयर है गाइज, कोई स्फीयर है जिसकी रेडियस 1 मीटर है, तो क्या उसके सरफेस पे हम कितना भी चार्ज डाल सकते हैं? अनलिमिटेड चार्ज डाल सकते हैं? सवाल यही है, सोच के आइएगा आप कि क्या किसी स्फीयर पे हम कितना भी चार्ज उस पर डाल सकते हैं? राइट? क्या प्रॉब्लम होगी डालेंगे तो? ठीक है गाइज, तो इस पे हम लोग आपसे जवाब चाहेंगे और इस क्वेश्चन का जो जवाब मिलेगा वो नेक्स्ट वीडियो सेशन में मिल जाएगा जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे गाइज। ठीक है गाइज, और गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बाय।